तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हम जितनी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चार्जेस की बात कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने कभी न्यूक्लियस के बारे में नहीं पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर जाके क्या होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में सारी कहानी जो घूमती है ना, वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमती है। ये न्यूक्लियस के जो एलिमेंट्स है ना, उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, उनको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। सही है। जी। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन। पार्टिकल कहते हैं, इनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। इनके अंदर फर्दर आपने देखा होगा फिर क्या होते हैं न्यूक्लियॉन्स के अंदर, न्यूट्रॉन जब टूटते हैं तो क्या कहते हैं, उसके अंदर से आपको एंटी न्यूट्रिनो मिलता है, उसके अंदर से क्वार्क, एंटी क्वार्क्स, अलग अलग सब एटॉमिक जी जी पार्टिकल फॉर्म मिलती हैं, ठीक है। तो हम इसके जी अंदर फर्दर आगे की चीजें पढ़ती हैं, सबको एस फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ सकते हैं। अब हम जी पढ़ते हैं नया कॉन्सेप्ट जो कि हम देखेंगे एनर्जी एंड मास इक्वेशंस, जो आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर दिया है कि भाई मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है। तमाम डिस्कशन के बाद उसने ये कंफर्म किया है, जैसे कि वेव पार्टिकल डुअलिटी में हमने देखा था, ठीक है। जी तो आइंस्टाइन ने कहा शोज दैट इन द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द मैटर कैन बी कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ एनर्जी and hence he's proposed that the mass can be converted into energy and energy can be converted into mass. ये दोनों इंटर जी कन्वर्टेबल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी इन्होंने दे दिया, बाकी सब ने तो इसको क्वालिटेटिवली डिफाइन किया था, आइंस्टाइन साहब ने क्वांटिटेटिवली भी डिफाइन किया। And this is known as mass energy equivalence and can be summarized by this equation E is equal to mc square, where E is the जी energy, m is the mass, and c is the speed of electromagnetic wave, that is sometimes referred as light. स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। लोग स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं जनरली क्योंकि मशहूर है, वरना सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की यही स्पीड होती है इन वैक्यूम, ठीक है। दैट इज 3 into 10 to the power 8 जी meters per second, okay. जी Some examples of the mass energy equivalents are the fusion of the hydrogen into helium and in the center of the sun, the fission of uranium in the nuclear power plants, nuclear weapons, high energy particle collision in the particle accelerator. ये एग्जांपल्स हैं आपकी। इसके अंदर मास और एनर्जी कन्वर्ट होते हैं, जैसे फ्यूजन रिएक्शन हमने पढ़ा होगा। फ्यूजन में क्या होता है, दो स्मॉलर न्यूक्लियाई जो है फ्यूज होके एक लार्ज बड़ा न्यूक्लियस देते हैं, सही है। जी ये कहाँ होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं सन में, होते हैं स्टार की फॉर्मेशन में होते हैं उस। और दूसरा फिजन आपने पढ़ा होगा, जो आपने एएस में भी पढ़ा है, ओ लेवल में पढ़ा है, कि जो है यूरेनियम जो है वो टूटता है, फिजन होती है उसकी, जब यूरेनियम टकराता है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स से, ठीक है। न्यूट्रॉन से टकराता है तो किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बेरियम, क्रिप्टॉन और तीन और न्यूट्रॉन्स में, और बहुत ट्रिमेंडम अमाउंट ऑफ एनर्जी के अंदर। ये पूरी फिजन की जी इक्वेशन होती है। तो हमने कहा भाई बेरियम और क्रिप्टॉन दोनों का मास जो है वो यूरेनियम से कम है, ठीक है ना। बेरियम और क्रिप्टॉन दोनों का मास यूरेनियम से कम है। अब यूरेनियम जब जी टूटा है तो हम असूलन क्या होना चाहिए था, बेरियम और क्रिप्टॉन को मास का ऐड करूं तो यूरेनियम बन जाना चाहिए, यूरेनियम का मास बनना चाहिए, ऐसे ही होता है। जी देखो इक्वेशन में बताता हूँ यहाँ पे क्या इक्वेशन है, तो मैं रिकॉल करता हूँ, ऐसे हवा में तो शायद तुम्हें मुश्किल हो। यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, फिजन में ये होता है यूरेनियम आपका हुआ, ठीक है, ये टूटा, बेरियम एंड क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन्स प्लस एनर्जी। तो बेरियम और क्रिप्टॉन का मास जब ऐड करूंगा ना तो यूरेनियम के बराबर होना चाहिए, जो कि मास ऑफ कंजर्वेशन है। और हाँ, जी 3 न्यूट्रॉन्स को भी ऐड करूंगा। ऐसा होता नहीं है। यूरेनियम का जो मास है ना, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ बेरियम, क्रिप्टॉन एंड न्यूट्रॉन। ये दोनों, ये तीनों को सम करूंगा ना यूरेनियम का, फिर भी इनसे बड़ा मास रहेगा, सही है। तो इसका मतलब यानी सही। कि यहाँ पर कुछ मास लॉस हुआ है, ये जो रिएक्शन हुआ है कुछ मास लॉस हुआ है, लेकिन वो जी मास गया कहाँ। अगर वो मास लॉस हुआ है तो वो किसी और एलिमेंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए था, उसके मास में चले जाना चाहिए था, ऐसे ही है। जी लेकिन जी हम देखते हैं कि वो मास कन्वर्ट होकर एनर्जी के अंदर, जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ना इस रिएक्शन के एंड में, इस रिएक्शन के जी बाद तक में एनर्जी भी निकली है, वो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो हम कहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी निकली है, तो वो एनर्जी जो है डिफरेंस ऑफ मास में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जी सही तो सही। बेसिकली उस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम कहेंगे E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम मतलब डिफरेंस बिटवीन यूरेनियम एंड अदर
बेरियम, क्रिप्टॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इनके बीच जो डिफरेंस ऑफ मास को डेल्टा एम होगा, तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। जी चलो, तो आगे चलते हैं यहाँ तरफ। जी आगे क्या है भाई? आगे है न्यूक्लियर इक्वेशन। ये भाई, ये रिप्रेजेंट सिंपल न्यूक्लियर रिएक्शंस है हमारे पास। हमने ओ लेवल में भी पढ़ा है, एस में पढ़ा है कि एक्स जो है वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो भी केमिकल एलिमेंट होगा, जैसे यूरेनियम है आपके पास, या फिर प्लूटोनियम है, और डिफरेंट काइंड ऑफ आपके जी पास जी रिएक्टिव मटेरियल होते हैं। इसमें ऊपर ए जो है वो ए जी क्या न्यूक्लियॉन नंबर है, यानी कि मास नंबर, जिसमें सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन होता है। और नीचे जेड है जो कि प्रोटॉन नंबर है, जो सिर्फ नंबर ऑफ, इसमें किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, ठीक है। जी और अगर एटम जो है वो है न्यूट्रल है, तो उसमें फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा एटम न्यूट्रल हो। इसलिए हम हमेशा जो है ये जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन नंबर से लेते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के जी सर के अंदर, जैसे अगर कार्बन में 6 है, तो कार्बन 6 नंबर वाले प्रोटॉन नंबर कार्बन का ही होगा, 7 होगा तो नाइट्रोजन बन जाएगा, ठीक है ना। जी तो ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गई। द टॉप नंबर ए रिप्रेजेंट्स द न्यूक्लियॉन नंबर, दैट इज मास नंबर। न्यूक्लियॉन नंबर ए से रिप्रेजेंट होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। वही बात जो अभी हमने की। ऑन द लोअर नंबर z प्रेजेंट द प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर, दैट इज z इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, यानी कि सब न्यूक्लियस की बात होगी, न्यूक्लियर फिजिक्स है ना हमारी। जी जी व्हेन अ न्यूट्रॉन इज कैप्चर्ड बाय यूरेनियम 235 न्यूक्लियस, अब आप क्या कह रहे हैं? न्यूट्रॉन इज कैप्चर न्यूक्लियन, जो भी मैंने ऊपर रिएक्शन बताया कि भाई अगर आप न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 से रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो आपके पास दो एलिमेंट आते हैं एज अ रिएक्शन, बाय प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, द आउटकम मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द न्यूक्लियर इक्वेशन। ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, देन आपके न्यूट्रॉन है, ठीक है। और यहाँ पर आपके जी पास एनर्जी आ रही है, ये बीटा पार्टिकल है, आई गेस, हाँ बीटा पार्टिकल सही है। तो आपको कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मतलब क्या? एक्स आपके अननोन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के कितने न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो बेसिकली पहले तो आपको इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी। बैलेंस द न्यूक्लियॉन नंबर द टॉप नंबर। पहले कैसे बैलेंस करोगे? 235 को बैलेंस करो, यहाँ पे 1 है, 235 प्लस 1 236 हो गया, तो आप माइनस करो। आप देखो 95, 95 में आपने 139 ऐड किया प्लस एक्स किया, क्यों? क्योंकि एक्स इंटू 1 है। और प्लस आपने 7 कर दिया, 7 इंटू 0। क्योंकि 7 इंटू 0 क्यों किया? क्योंकि ये बीटा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, जी इसका कोई भी वो नहीं होता, न्यूट्रॉन नंबर नहीं होगा, न्यूक्लियॉन नंबर नहीं होगा, सही है। जी जब आपने ऐड किया इन पूरे को, आपने किससे इक्वेट करा दिया? 236 से, 235 प्लस 1 से, तो आपके एक्स आ गया 2, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स। जी तो दो न्यूट्रॉन आपके पास आंसर आ गया भाई, कि दो आपके पास जो है वो न्यूट्रॉन्स होंगे जो कि इस इक्वेशन को बैलेंस आउट करेंगे, सही। सही ये सारे इक्वेशन बैलेंसिंग ना। अब जी आगे चलते हैं, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, जो अभी मैंने बात की थी ना, कि मास का डिफरेंस आ जाता है, वो किस में कन्वर्ट होता है? वो बाइंडिंग एनर्जी की वजह से होता है। वो कन्वर्ट होगा बाइंडिंग एनर्जी, ई इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर है, वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है, जो कि न्यूट्रॉन्स, जो कि यूरेनियम के न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको आपस में बाइंड करके रखती है। जब हम इनको रिएक्ट करवाएंगे तो ये टूट जाएंगे, यूरेनियम खत्म हो जाएगा, दो अलग अलग एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट होंगे, टूट जाएंगे, ज़ाहिर है यूरेनियम का न्यूट्रॉन पहले न्यूक्लियस टूटेगा, उसके बाद दो अलग अलग एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, जी ठीक है। ये बात समझ में आती है? जी जी भाई पहले यूरेनियम का अपना न्यूक्लियस था, वो स्टेबल था, आपने उसको रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ? वो न्यूक्लियस टूटा और दो अलग अलग एलिमेंट के न्यूक्लियस बने। तो जाहिर है अब किसी का न्यूक्लियस तोड़ोगे तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी ना, क्योंकि न्यूक्लियस पहले से किसी एनर्जी की वजह से माइंड हुआ हुआ था, उसने अपने जी एलिमेंट्स अंदर रखे हुए थे। तो वो टूटा तो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हुई, क्योंकि आप जब तोड़ोगे किसी के बॉन्ड को तो एनर्जी बाहर आएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा ना। हाँ जी तो वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है, जो रिलीज हो गया आपकी इक्वेशन में, जो हमने पहले भी मैंने दिखाई थी, तुम पीछे लिख के, सही। सही The experiments into nuclear structure have found that the total mass of a nucleus is less than the sum of the masses of the constituent nucleons. क्या बात हुई? देखो, एक न्यूक्लियस है, उसकी जो टोटल एनर्जी है ना, यूरेनियम के न्यूक्लियॉन्स हैं, अब उन दोनों न्यूक्लियॉन्स को जब अलग अलग आप सम करोगे ना, तो अलग अलग सम करके, यानी कितने नंबर, फॉर एग्जांपल किसी में 10 प्रोटॉन है
और 12 न्यूट्रॉन है, तो 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन का मास जब ऐड करोगे ना, तो वो एक कंप्लीट यूरेनियम के न्यूक्लियस के मास के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब जी क्या है, सिर्फ इन दोनों मासेस की वजह से ये यूरेनियम का इतना मास नहीं था, एक बाइंडिंग एनर्जी भी थी जो मास में कन्वर्ट होकर आ रही थी। ठीक है, तो जब टूट गया तो बाइंडिंग रिलीज हो जाए। सही है। जी तो यहाँ पर देखते हैं, द डिफरेंस इन मास इज नोन एज मास डिफेक्ट। द मास डिफेक्ट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन एन एटम्स मास एंड द सम ऑफ द masses ऑफ इट्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है भाई। तो डेल्टा एम ऑफ इज द मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस, कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। डेल्टा एम क्या है, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस टोटल। जेड एम पी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू जेड। जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर एक एलिमेंट में 10 प्रोटॉन है, तो 1 प्रोटॉन का मास मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन का मास आ जाएगा उस एलिमेंट के। जी है ना। फिर ये क्या, ए माइनस जेड। ए माइनस जेड का मतलब कि ए है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन, तो ए में से जेड माइनस करूंगा तो क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। जी तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एक सिंगल न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करूंगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मास आ जाएगा। जी जैसे टोटल नंबर प्रोटॉन का मास आया, वैसे ही टोटल नंबर न्यूट्रॉन्स का मास आया, इन दोनों को ऐड किया मैंने। ठीक है। और इसको मैं माइनस कर दूंगा टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस से। तो होना तो ये चाहिए कि जीरो आना सही। चाहिए, जीरो आना चाहिए ना भाई। एक न्यूक्लियस है सर उस, ये ए माइनस डी क्या है? ए माइनस ई है। ए है आपका मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सही जी है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में से अगर अच्छा सही सही प्रोटॉन सही माइनस सही कर, सही है सही। प्रोटॉन रह जाएंगे ना सिर्फ। ठीक है ठीक है ठीक अच्छा, सही। देखने वाला है जिसको ये बाइंडिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट ना हो, वो क्या कहेगा कि भाई इस इक्वेशन का आंसर तो हमेशा जीरो आना चाहिए, क्योंकि एक एटम हम्म, है, उसके न्यूक्लियस का जितना मास है और उसके न्यूक्लियस में जितने एलिमेंट्स हैं उनके मासेस को ऐड करके माइनस करो तो जीरो आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा ये मास जी में आपको मिलेगा, क्योंकि वजह ये है कि डिफरेंस आ जाता है। भी इन दोनों के इंडिविजुअल मासेस को ऐड करो और इसको मास को इसके मास से माइनस करो, तो बीच में एक डेल्टा आता है। वो डेल्टा क्या होता है, वो डेल्टा डिफरेंस ऑफ मास है, जो मास डिफेक्ट कहलाता है। वही मास कन्वर्ट होता है बाइंडिंग एनर्जी में, जो इन दोनों को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर एक साथ रख रहा होता है। सही है। जैसे जी एग्जाम्पल, सही। बहुत सारी हमने जनरल बात कर ली, अब एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन की। कार्बन है, कार्बन 12C6 है, इसका मतलब 6 इसमें प्रोटॉन है और 12 में से 6 माइनस तो 6 ही न्यूट्रॉन है। तो हमने जी 6 न्यूट्रॉन प्लस 6 प्रोटॉन का मास लिया और यहाँ रख दिया। हमने देखा कि भाई ये नीचे आ गया, यानी कि 6 न्यूट्रॉन प्लस 6 प्रोटॉन विल बी हैवियर देन द टोटल कार्बन कार्बन मास। ठीक है। जी जी ठीक है, तो क्यों हैवियर है भाई, क्योंकि भाई सेपरेट किया तो इनके अंदर बाइंडिंग एनर्जी की वजह से जो डिफरेंस ऑफ मास था वो भी ट्रांसफर हो गया। जब ये साथ मिलके रहेंगे तो इनका मास कम हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इनको जी सही तोड़ोगे है। तो एनर्जी बाहर आ जाएगी, इनके मासेस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। जी ड्यू टू द सर कुछ इक्विवेलेंस, लिखना है तो बताएं। सॉरी, कुछ लिखना है तो बताएं। नहीं नहीं, बस इसको तुम सुनते रहो, ये सारा समझने का गेम है। इसको तुम हम्म रिव्यू कर लोगे ना, सिर्फ फॉर्मूला ये जगह एमसीएस पर पता होना चाहिए। हम्म Due to the equivalence of the mass energy, this decrease in mass implies that energy is released in the process. ठीक है भाई। अब देखो ना, मास और जी डिफरेंस आ गया तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई है प्रोसेस में। सम न्यूक्लियाई मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, देयर आर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड प्रोटॉन्स। ठीक है भाई। अब बाइंडिंग एनर्जी में जी आपका सवाल ही होना चाहिए कि बाइंडिंग एनर्जी क्यों देनी है। अंदर तो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, वो तो प्रोटॉन पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा। लेकिन भाई प्रोटॉन तो एक से ज्यादा है ना, प्रोटॉन दूसरा प्रोटॉन को फोर्स लगाएगा, साथ थोड़ी जी रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं भाई, जी न्यूक्लियस न्यूक्लियस तो स्टेबल है, वो लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी कैसे, बाइंडिंग एनर्जी उन दोनों को साथ मिला के रख रही है। उसी तरह है कि दो चीजें, दो स्प्रिंग है, वो एक दूसरे को फोर्स लगा के रिपेल कर रहे हैं, आपने फोर्स लगा के दबा के एक साथ रखा हुआ है, तो जैसे ही वो फोर्स छोड़ोगे तो वो दोबारा अलग हो जाएंगे। है ना। जी सही तो बाइंडिंग एनर्जी भी इनको साथ रख रही है, जैसे आप बाइंडिंग एनर्जी हटाओगे सेपरेट हो जाएंगे। सही है। So therefore, it takes energy, that binding energy, to hold nucleons together as a nucleus. Binding energy is defined as the energy required to break a nucleus into its constituents, proton and neutron. यानी कि जितनी एनर्जी से वो साथ रहना है उतनी एनर्जी दे दो तो अलग हो जाएंगे। सही है। सही जी तो एनर्जी एंड masses are proportional, so the total energy of a nucleus is less than the sum of the energies of its constituent nucleus. क्या बात हुई, एनर्जी एंड masses are proportional so that the total energy of a nucleus
is less than the sum of the energies of its constituents nucleons. क्यों? जो जाहिर है प्रोपोर्शनल है, जितना डिफरेंस ऑफ मास होगा उतनी की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। सही है। The formation of a nucleus from a system of isolated protons and neutrons therefore an exothermic reaction meaning that it releases energy। शुरू में मैंने बताया था कि फॉर्मेशन जो न्यूक्लियस फॉर्म होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि भाई जब वो एक न्यूक्लियस बन गए तो अब आपको एक्स्ट्रा एनर्जी वापस मिलेगी ना, क्योंकि जब आप तोड़ते हो जी न्यूक्लियस, जब तोड़ते हो न्यूक्लियस तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है ना तोड़ने के लिए। जी जब न्यूक्लियस फॉर्म होंगे एनर्जी आपको वापस मिलेगी ना, वही एनर्जी। एक जी न्यूक्लियस है सही। स्टेबल, तोड़ने की एनर्जी दोगे तो जब न्यूक्लियस फॉर्म करोगे दोबारा तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी ना। जी इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सेपरेटली दोनों के मासेस को ऐड करोगे तो ज्यादा आपको मास मिलेगा, और अगर कंबाइनली देखोगे एक एटम के न्यूक्लियस को तो वो कम मास देगा क्योंकि उसकी एनर्जी रिलीज हो गई है। ठीक है, सही। तो इसका फॉर्मूला यही है, इक्वल टू एम स्क्वायर। अब आता है आपके पास एक वैल्यू जो आप कैलकुलेट करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एक तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी होती है, एक बाइंडिंग एनर्जी होगी पर न्यूक्लियन के, एक न्यूक्लियन के कितनी बराबर है बाइंडिंग एनर्जी। सही। In order to compare nuclear stability, it is more useful to look at the binding energy per nucleon. That is, the binding energy per nucleon is defined as the binding energy of a nucleus divided by the number of nucleons in the nucleus. भाई टोटल बाइंडिंग एनर्जी आपको पता लगी, फॉर एग्जांपल 135 मेगा जूल एग्जांपल दे रहा हूँ, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है 12 हैं, तो डिवाइड कर दोगे तो पर न्यूक्लियॉन आ जाएगी वैल्यू। जी सो अ हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इंडिकेट्स अ हायर स्टेबिलिटी। ठीक है, इन अदर वर्ड रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू पुल द न्यूक्लियस अपार्ट। यानी कि पर न्यूक्लियॉन जो है अगर बाइंडिंग एनर्जी हाई है तो आपको, इसका मतलब स्टेबल न्यूक्लियस है। जैसे दो न्यूक्लियस को अगर कंपेयर करता हूँ, एक की बाइंडिंग एनर्जी जो है 1.5 मेगा जूल है और एक की जो है पर न्यूक्लियन जो 2 मेगा जूल है। ठीक है, तो 2 मेगा जूल वाले स्टेबल न्यूक्लियस होंगे, उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी टूटने के लिए, ऐसे ही है ना। जी तो आयरन है ए इज इक्वल टू 56 हैज द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन व्हिच मेक्स इट द मोस्ट स्टेबल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है भाई, आपका सवाल सबसे पहले होना चाहिए कि भाई आयरन जो है वो रेडियो एक्टिव कैसे। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस आपने देखे हैं, तो आयरन का कैसे हो सकता है, रेडियो एक्टिविटी कैसे आ रही है आयरन में, तो कार्बन के अंदर कैसे आ रही है, ऑक्सीजन के अंदर कैसे, ये तो सब नॉर्मल आइटम्स है। हाँ भाई, जी तो भाई होता ये है कि ये जो एनर्जी है ना, ये सिर्फ रेडियो एक्टिव आइटम्स में नहीं होती है, ये एनर्जी हर एलिमेंट में होती है। न्यूक्लियस तो सबके होते हैं ना भाई, जी सबके न्यूक्लियस तोड़ने के लिए बाइंडिंग एनर्जी तो होगी। जी और इसके अलावा आपको एक चीज और देखने बता दूं मैं, कि जितने भी स्टेबल एलिमेंट है ना, अगर उनके आइसोटोप्स बनाओगे ना तो उनके फिर हायर साइड के आइसोटोप्स जो है ना वो रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन का कार्बन 14 इज नेचुरली रेडियो एक्टिव, कार्बन जी 12 इज नॉट रेडियो एक्टिव, इट इज स्टेबल एलिमेंट। ठीक है, जी तो यहाँ पर आपके पास पूरा टेबल दिया हुआ है, और इस टेबल में अगर आप देखो तो नीचे है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियस। ठीक है भाई, जीरो से स्टार्ट किया भाई आपने H1। हाइड्रोजन में क्या था भाई, हाइड्रोजन में पहला जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है उसमें 0 न्यूक्लियॉन है, उसमें 1 है, सॉरी एक प्रोटॉन है खाली, तो 1 न्यूक्लियॉन हो गया। न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन 2 में 2 हो गए, फिर 3 में 3 हो गए, फिर हीलियम में हीलियम का आइसोटोप है, लिथियम में लिथियम का आइसोटोप है, हीलियम का अगला आइसोटोप है कार्बन है, फिर कार्बन के आइसोटोप ऊपर होंगे लेकिन ज़ाहिर है चार्ट इतना बड़ा नहीं दिखा सकते ना। फिर ऑक्सीजन है, फिर जी आयरन, करते करते यूरेनियम तक पहुंच गए हम। तो आयरन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट ड्यू टू हैविंग द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्यों? अब देखो ये चार्ट देखो, लोअर स्टेबिलिटी से हायर स्टेबिलिटी पे गया, इसका मतलब आयरन मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव नहीं है। फिर नीचे गए, जब बाइंडिंग एनर्जी कम होती गई वहाँ यूरेनियम बनता, यूरेनियम तक पहुंच गए। यूरेनियम तो आपको पता है रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन यही है ना, कि ऐसे न्यूक्लियस जो अनस्टेबल होते हैं अपने अंदर से पार्टिकल्स को वो करते हैं, इमिट करते हैं अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स को। ठीक है, जी तो इट ऑल डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, सही। जी तो ये पूरा चार्ट है आपका बाइंडिंग एनर्जी का। यहाँ से फ्यूजन के एलिमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ से फ्यूजन के एलिमेंट्स आ रहे हैं, इन एलिमेंट्स से फ्यूजन करवा सकते हो, ये पीछे वालों से आप फ्यूजन करवा सकते हो। ठीक है,
सही। अच्छा भाई, अब इस ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं। एट लोअर वैल्यूज ऑफ ए, लोअर वैल्यूज ऑफ ए का मतलब क्या, जहाँ पर न्यूक्लियॉन की लोअर वैल्यूज हो, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दी हुई है, और सबसे लोअर वैल्यू ए की यहाँ होगी ना, न्यूक्लियॉन्स कम है, फिर न्यूक्लियॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको जी एट द लोअर वैल्यूज ऑफ ए द न्यूक्लियाई टेंड टू हैव अ लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक है, क्योंकि देखो जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना, अगर न्यूक्लियॉन्स कम है तो इनकी एनर्जी कम है, ठीक है। सही। Hence, they are generally less stable. This means that the lightest element have weaker electrostatic forces and are the most likely to undergo fusion. आराम से फ्यूजन कर लेंगे क्योंकि इनके एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी सबसे कम है। फिर हीलियम में आते हैं, हीलियम 4, कार्बन 12, ऑक्सीजन डू नॉट फिट द ट्रेंड। Helium 4 is particularly stable nucleus and it has a high binding energy per nucleon. Carbon 12 and oxygen 16 can be considered to be 3 or 4 helium nuclei respectively bound together. ये और हाईएस्ट स्टेबल में चले जाते हैं। अगर आप यहाँ देखो, हीलियम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, कार्बन 16 में सुपर स्टेबिलिटी में आ रहा है, आयरन सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल है, तो इनसे रिएक्शन नहीं हो पाएगा ना, जो फ्यूजन फ्यूजन है मुश्किल। जी तो लोअर बाइंडिंग एनर्जी जी आसानी से हो जाएगा, इसीलिए आपने देखा होगा, देखो फ्यूजन के अंदर जब आप देखोगे ना, फ्यूजन में हीलियम या फ्यूजन के अंदर आपके पास हाइड्रोजन के एटम होते हैं, ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम मैक्सिमम, ठीक है, जी। और फ्यूजन के अंदर आपके पास आयर साइड वाले एलिमेंट होते हैं। सही। अच्छा भाई, तो आपने कहा ये तो क्लियर हो गया। एट हाई वैल्यूज ऑफ ए द जनरल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन इज हाई एंड ग्रेजुअली डिक्रीजिंग विद ए, दिस मींस दैट द हेवीएस्ट एलिमेंट ऑफ द मोर अनस्टेबल एंड लाइकली टू अंडरगो फ्यूजन। देखो यहाँ क्या हो रहा है भाई, हैवीएस्ट, अब जहाँ यहाँ जाते जाओगे तो पीरियोडिक टेबल में नंबर बढ़ता जा रहा है ना, एटॉमिक नंबर देखो जी जा रहा है, और मास नंबर भी बढ़ता जा रहा है। जब मास नंबर बढ़ेगा तो हैवी हो रहे हैं, जब ये हैवी हो रहे हैं तो इसका मतलब ये अनस्टेबल होना शुरू हो जाएंगे, इनकी एनर्जी कम जी आ रही है। देखो ना, 16 ऑक्सीजन से कम है एनर्जी इसकी, 238 यूरेनियम की। इसका मतलब ये वाली साइड जो है ना, ये मैक्सिमम टॉप की हाईली स्टेबल है, ये भी बहुत मोस्ट स्टेबल है, तो इसलिए इनका भी रिएक्शन मुश्किल से होता है। फिर यहाँ ट्रेंड गिरना शुरू हो रहा है, फिर यहाँ पर दोबारा अनस्टेबल हो रहा है, ठीक है, तो इनके रिएक्शन हो जाएंगे। इनका बेसिकली अनस्टेबल और स्टेबल का क्या कॉन्सेप्ट है, जो अनस्टेबल होगा वो आसानी से उसका जो है न्यूक्लियस जो है डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा ना, रिएक्शंस कर सकते। जी स्टेबल है उनका नहीं कर पाएगा। तो तुमने हमेशा देखा होगा न्यूक्लियर रिएक्शंस में ना, कभी भी तुमने आयरन को नहीं देखा होगा, है ना, जी। ये हाईली स्टेबल है तो वो की रिएक्शन ही नहीं करेगा। हाईली स्टेबल है हाईली इसीलिए। स्टेबल आयरन ना, हाँ ना, उसका न्यूक्लियन न्यूक्लियस जी जी। टूटेगा ही नहीं। अच्छा मैंने हाईली स्टेबल सुना। यस, सो हम कहते हैं दिस मींस दैट द हैवीएस्ट एलिमेंट द मोर लाइकली अंडरगो फिजन। अब व्हाट इज द बाइंडिंग जी एनर्जी पर न्यूट्रॉन ऑफ आयरन, अब आयरन की बाइंडिंग एनर्जी निकाल के देखते हैं। 56 इसका हुआ है मास नंबर है, 26 इसका प्रोटॉन नंबर है, इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको गिवन है भाई 1.61 10 पावर माइनस 27, मास ऑफ प्रोटॉन 1.63 10 पावर माइनस 27, मास ऑफ फेरस यानी कि आयरन के न्यूक्लियस 9.288 10 पावर माइनस 26 केजी, ठीक है। आपने क्या करना है, जी इनिशियली कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आयरन में, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 26, सही है, 26 से, और ईच प्रोटॉन का मास ये है, तो यानी कि 26 इंटू दिस वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ, पहले तो आप निकाल लो कितने कितने, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 26 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड है 30 है, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा एम इक्वल टू जेड पी एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस मास टोटल। तो आपने कहा भाई 26 मेरे प्रोटॉन तो जेड 26 है, मल्टीप्लाई कर दिया इसके मास से, प्लस ए जी माइनस जेड आपने निकाल लिया 30 है, 30 इंटू न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूट्रॉन का मास अपना माइनस किया टोटल मास है, टोटल मास फेरस के न्यूक्लियस का ये दिया हुआ है। आपका आंसर आया भाई 8.680 10 टू द पावर माइनस 28 केजी। ये डेल्टा एम आ गया, डेल्टा एम को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए, तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 7.812 इंटू 10 पावर माइनस 11 जूल। अब ये तो माइनस 11 जूल है, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डालना है ना उसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें पता 1.69 इंटू 10 पावर माइनस 19 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। अच्छा, हमारे पास ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी है, अब हमें पर न्यूक्लियॉन भी निकालनी है ना बाइंडिंग एनर्जी। पर न्यूक्लियॉन निकालेंगे, न्यूक्लियॉन्स कितने हैं हमारे पास फेरस में, 56,
फेरस में 56 न्यूक्लियन है ना, ऊपर देखो मास नंबर में 56 न्यूक्लियॉन्स है हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर। इस एनर्जी को हमने न्यूक्लियन से डिवाइड किया तो ये एनर्जी 56 से डिवाइड होकर बन गई 1395 इंटू 10⁻12। ठीक है, अब इसको जी हम इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड कर लेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इन 10⁻19 जूल। और ये तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये है कि भाई 10⁻6 से भी डिवाइड करना है। तो हम पहले इसको डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई नहीं करना, सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। मल्टीप्लाई तो तब करेंगे ना जब उसके अंदर जाएंगे बेसिकली। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर ये मेगा लिखा होता ना तो मैं 10⁻6 से मल्टीप्लाई करता ना, अभी तो डिवाइड करूंगा ना। अच्छा ठीक है, लिख के दिखाता हूँ रुको। ठीक। अब मेरे पास कहीं लिखा हुआ है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेगा की जगह पे मैं 10⁻6 लिख दूंगा। ठीक है, लेकिन इधर तो मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा में जाना है, तो फिर तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई तो तब करूंगा ना। अच्छा, मैंने क्या किया भाई, हमने इसको डिवाइड कर दिया इससे 1.6 इन 10⁻19 से, 1.395 10⁻12 को 1.6 10⁻19 से डिवाइड किया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ गया। अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं 10⁻6 से डिवाइड करूंगा तो 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ गया आपको, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ठीक है, ठीक। क्लियर है, कोई मसला है इसमें? नहीं नहीं। अब आता है आपका फेवरेट न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसकी मैंने शुरू में मिसाल भी दी थी आपको। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या है? जी फ्यूजन इज डिफाइंड एज द फ्यूजिंग टुगेदर ऑफ द टू स्मॉल न्यूक्लियर, नाम से जाहिर है ना, फ्यूज करना है, दो को मिक्स करना है, टू स्मॉल न्यूक्लियर टू प्रोड्यूस अ लार्जर न्यूक्लियस। जी ठीक है, लो मास न्यूक्लियस सच एज हाइड्रोजन एंड हीलियम कैन अंडरगो फ्यूजन एंड रिलीज एनर्जी। लो मास न्यूक्लियस हाइड्रोजन हीलियम लो मासेस हैं, ट्रेंड में देख लिया था हमने पीछे, इनको फ्यूज करो आपस में। हाइड्रोजन का भी कौन सा, सेकंड लेवल का आइसोटोप ड्यूटेरियम जिसको कहते हैं, इन दोनों को आपने फ्यूज किया, आपके पास जी क्या बचा है भाई, आपने भाई यहाँ से ड्यूटेरियम डाला, यहाँ से ट्राइटियम डाला, हाइड्रोजन के दोनों आइसोटोप्स हैं ये दोनों। ठीक है, जी यानी कि एक में दो न्यूक्लॉन होंगे, तीन न्यूक्लॉन होंगे, ये दोनों फ्यूज हुए, आंसर में आपको हीलियम निकल आया, एनर्जी निकल आई, न्यूट्रॉन्स निकल आए। ठीक है, ये फ्यूजन रिएक्शन में होता है, फ्यूजन ऑफ ड्यूटेरियम सही एंड ट्राइटेरियम टू फॉर्म हीलियम विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो जब आपने दो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को ऐड किया ना, दोनों लाइटर है, हाइड्रोजन 1 नहीं है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है। ठीक है, इसकी इक्वेशन सही। बताऊँ ना तो मैं तो, रुको, हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर तो 1 ही होगा हमेशा, न्यूट्रॉन नंबर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, क्योंकि हमने जो नॉर्मल हाइड्रोजन हमेशा पढ़ते हैं वो तो 1 1 होता है ना, उसमें एक प्रोटॉन एक। जी ठीक है, 0 न्यूट्रॉन, लेकिन इसके जब आइसोटोप्स आए तो एक न्यूट्रॉन, दो न्यूट्रॉन, तो न्यूक्लियन नंबर 2 और 3 हो गए। तो इनको जब रिएक्ट करवाया तो आपके पास हीलियम भी आ गया और एनर्जी भी आ गई। ठीक है, सही। for two nuclei to fuse, both nuclei must have kinetic energy। दोनों न्यूक्लियाई को काइनेटिक यानी कि फास्ट मूविंग होने चाहिए, टकराए तो एक वेलोसिटी से टकराए। दिस इज बिकॉज द प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियाई आर पॉजिटिवली चार्ज व्हिच मींस दैट दे रिपेल वन अनदर। जाहिर है एक दूसरे को आपस में टकराओगे तो एनर्जी होनी चाहिए, वरना तो रिपेल कर देंगे ना। जी क्योंकि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप जितने भी हो, प्रोटॉन की क्वांटिटी तो सेम है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। सही। तो इसलिए इनकी हाई वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि आपस में आके टकराए तो फ्यूज हो जाए, वरना तो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा ना। जी So it takes a great deal of energy to overcome the electrostatic force जो अभी हम बात कर रहे हैं। So this is why it can only be achieved in an extremely high energy environment such as a star's core. When two protons fuse, the element deuterium is produced. In the center of the stars, the deuterium combines with a tritium nucleus to form a helium nucleus, plus the release of energy which provides fuel for the stars to continue burning.
देखो इतना बड़ा रिएक्शन है, ये अर्थ पे पॉसिबल ही नहीं है। इस रिएक्शन को मिलियंस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है स्टार्ट होने के लिए। सिर्फ ये रिएक्शन जी होने की रिक्वायरमेंट मिलियंस ऑफ डिग्री ऑफ टेम्परेचर है। क्यों? सही क्योंकि भाई आपके दोनों ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं, उन दोनों में नंबर प्रोटॉन सेम है, तो उनको इतनी हाई वैल्यू की एनर्जी से फ्यूज कराना पड़ता है ताकि रिएक्शन करें, फिर आपको जो है वो ये हीलियम बना के दें। तो ये बेसिकली रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन होता है, इसके अंदर पे स्टार फॉर्म होते हैं। तो ये एनवायरमेंट, ये स्टार्स फॉर्मेशन जो है आपकी फिर ये गैलेक्सी में ही होती है, और ये सन पर रिएक्शन हो रहे होते हैं इसके। यहाँ पे अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, इस रिएक्शन को स्टार्ट भी नहीं करा सकते हम, इसका स्टार्टिंग टेम्परेचर ही नहीं होता हमारे पास। सही अब न्यूक्लियर फिजन पे आते हैं, ये अर्थ पे हो जाता है। ये क्या है? फिजन है, ये फ्यूजन नहीं है, फिजन है। फ्यूज मतलब मिक्स करना, फिजन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इट इज द रिवर्स ऑफ फ्यूजन, इट इज अ स्प्लिटिंग ऑफ अ लार्ज एटॉमिक न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर, तो स्मॉलर न्यूक्लियस। तो लार्ज मतलब जो ट्रेंड हमने पीछे पढ़ा था उसमें जो राइट साइड पे है वो सारे हैवियर और लार्जर न्यूक्लियस हैं, तो उनसे रिएक्शन जी होता है ये वाला, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन में हम क्या करते हैं भाई, हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये टारगेट न्यूक्लियस पे किसी से टकराते हैं। इसको टकराने के लिए क्या चीज जी चाहिए होगी हमें? एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल चाहिए होगा, या एक एलिमेंट चाहिए होगा जिसको हैवियर होगा, जिसको अनस्टेबल होगा तो आराम से तोड़ सके, सही है। जब आप इससे जी टकराओगे टारगेट न्यूक्लियस से, तो क्या होगा? एक न्यूट्रॉन यहाँ से निकलेगा, एक सामने जाएगा, एक तीन तीन न्यूट्रॉन छोड़ेगा ये, ठीक है। और फिर क्या जी करेगा? फिजन बाय प्रोडक्ट्स बनाएगा, यानी कि ये बड़ा एलिमेंट न्यूक्लियस टूट के दो छोटे न्यूक्लियस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सही है। जी फिर क्या होगा? फिर ये जो न्यूट्रॉन्स बने ना, एक दो तीन, ये तीनों तीन और रिएक्शन करवाएंगे। ये एक न्यूट्रॉन ने इससे मिलके एक रिएक्शन करवाया, अब ये एक दो जी तीन, ये तीनों मिलके तीन और रिएक्शन करवाएंगे। फिर वो तीन मिलके नौ और रिएक्शन करवाएंगे, फिर वो तीन मिलके 27 रिएक्शन करवाएंगे, नीचे ये 3 की पावर में चलता जाएगा रिएक्शन, एक्सपोनेंशियल रिएक्शन हो जाएगा, सही है। सही तो इसको कहेंगे हम चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन, ठीक है। सही Because every fission reaction gives off three new neutrons, and which are the basis for the three other nuclear fission reactions, जी and so on. So the fission must be first be introduced by firing neutrons at a nucleus. फिजन को हमने क्या किया? एक न्यूक्लियस पे फायर किया, ठीक है, नजर आ रहा है। जी When the nucleus is struck by a neutron, it splits into two or more daughter nuclei. ये क्या था? ये बड़ा था, ये पेरेंट न्यूक्लियाई था, ये दो डॉटर न्यूक्लियाई निकल आया इसके। फ्यूजन में क्या था? दो स्मॉलर को फ्यूज करते थे तो एक बड़ा बनता था। इसमें उल्टा, एक जी बड़े को न्यूट्रॉन से टकराओगे, दो छोटे न्यूक्लियस निकलेंगे, इसको पेरेंट कहेंगे, इसको डॉटर न्यूक्लियस कहेंगे, ठीक है। सही स्प्लिट टू और मोर डॉटर न्यूक्लियाई ड्यूरिंग फिजन, न्यूट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो इस डायरेक्शन में न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। एक से टकराओगे तीन निकलेंगे, विच इन टर्न्स कैन कोलाइड विद अदर न्यूक्लियाई विच ट्रिगर्स अ कैस्केड इफेक्ट। कैस्केड इफेक्ट मतलब ये मल्टीप्लायर का काम करेगा। एक ने तीन निकाले, तीन जो है ना अगले तीन यानी कि नौ रिएक्शंस करेगा, नौ जो है 27 रिएक्शंस करेगा, ठीक है। सही दिस लीड्स टू अ चेन रिएक्शन व्हिच लास्ट अंटिल ऑल द मटेरियल हैज अंडरगॉन फिजन और द रिएक्शन इज halted बाय अ मॉडरेटर। ये रिएक्शन चलता जी जाएगा जब तक आपके पास तमाम ऐसे पेरेंट एलिमेंट खत्म ना हो जाए, ठीक है, सही रेडियो एक्टिव मटेरियल खत्म ना हो जाए, या फिर कोई मॉडरेटर या कोई लेड को लाके हम बीच में रोक ना दें रिएक्शन को, ठीक है। जी So nuclear fission is a process which produces energy in a nuclear power station where it is well controlled. हमने न्यूक्लियर पावर स्टेशन में पढ़ा है ना कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो वो इस एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ये सब, ये जो रिएक्शन होता है इसमें डॉटर न्यूक्लियाई सिर्फ थोड़ी निकल रहा है, पेरेंट न्यूक्लियाई के साथ डॉटर न्यूट्रॉन निकल रहे हैं तीन, और दो डॉटर न्यूक्लियाई निकल रहे हैं दो। ये दोनों डॉटर न्यूक्लियाई जो है इनके मासेस का सम और ये मेन न्यूट्रॉन क्या कहते हैं न्यूक्लियस का सम, इनमें डिफरेंस होगा, तो वो डिफरेंस कैसे? बाइंडिंग एनर्जी भी तो रिलीज होगी, तो वो इस रिएक्शन का बाय जी एनर्जी, वो एनर्जी जो है हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन का बेसिकली असल प्रोडक्ट होती है, जिससे हम न्यूक्लियर एनर्जी से वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं फिर। सही When nuclear fission is not controlled, the chain reaction can cascade to produce the effects of a nuclear bomb. अब इधर क्या है, अगर हम इसको स्टेशन में कंट्रोल ना करें, यानी कि इसकी लिमिट्स ना लगाएं, इसको लेट्स में बॉक्सेस में ना रखें,
तो फिर ये अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन हो जाता है, जो कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है। न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन रखते हैं, उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, तो फिर वो एटमॉस्फेयर से जी। रिएक्ट करता जाता है और फिर वो अनकंट्रोल हो जाता है। सही है। ओके सही। अच्छा भाई, तो हम यहाँ बस करें। ये थोड़ा सा रह गया, देख लो अभी, बस ये इतना सा है। अच्छा। ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसकी समरी है। एट लो वैल्यूज ऑफ ए, लो वैल्यूज ऑफ ए पे क्या होगा, जिनके लो वैल्यू ऑफ मास नंबर, द अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स between the nucleons dominate over repulsive electrostatic force between the protons. So in the right conditions nuclei undergo fusion. क्या होगा भाई, जब अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं दोनों की, वो डोमिनेट कर जाए रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पे, यानी कि कौन सी फोर्स, जो फोर्स हम देंगे इस रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए, इनिशियल जो ट्रिगरिंग एनर्जी होती है ना, अगर जी वो डोमिनेट कर जाए इनकी अपनी न्यूक्लियॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी पे या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पे, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन को जी रिपेल करता है, तब फिर क्या होगा, ये फ्यूजन में जाएगा, वरना फ्यूजन स्टार्ट ही नहीं होगा। सही। So in fusion, the mass of nucleus that is created is slightly less than the total mass of the original nuclei. ठीक है, फ्यूजन में क्या होता है, जो मास ऑफ द न्यूक्लियस दैट इज क्रिएटेड, जो नया जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, उसका मास कम होगा किससे, ओरिजिनल दोनों के हेलो। हेलो। जी सर। हाँ, ये हम कह रहे हैं कि फ्यूजन में भी क्या होगा, रिलीज ऑफ एनर्जी होगी, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है ना, जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा होगा, वो मोर स्टेबल होगा, तो वो एनर्जी रिलीज कर देगा, खुद स्टेबल हो जाएगा। तो फ्यूजन के रिएक्शन में जो आपको एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी फिर आपके स्टार फॉर्मेशन में यूज होती है। जी सर। और हाई वैल्यूज ऑफ ए में क्या होगा, फिजन होगा। हाई वैल्यूज ऑफ ए जी में क्या होगा, रिपल्स और अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द फोर begin to dominate and these forces tend to break apart the nucleus rather than hold it together. इसमें क्या होगा, जो इनिशियल एनर्जी होगी वो क्या करेगी, वो इनको आपस में तोड़ देगी, साथ नहीं रखेगी। ठीक है ना, रिपल्सिव फोर्स जी डोमिनेट कर जाएगी इसके अंदर। ठीक है। और आप जी फिजन रिएक्शन आपका हो जाएगा इस तरह से, न्यूट्रॉन से सही। टकरा के फिजन हो जाएगा, बड़े एलिमेंट जो है वो छोटों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। So in fission, an unstable nucleus is converted into more stable nuclei with a smaller total mass. अब यहाँ क्या होगा, स्मॉलर जो मास में डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा डॉटर न्यूक्लियाई, उनका मास छोटा जी होगा। ठीक है भाई। सही। तो यहाँ पे भी लॉस लॉस ऑफ मास हो गया, तो लॉस ऑफ मास होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। सो दिस डिफरेंस इज मास, द मास डिफरेंस इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी दैट इज रिलीज। तो फिजन में एनर्जी जी मिलती है, वो आपको फिर न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होगी। वो एनर्जी कैलकुलेशन जी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है। ठीक। चलो, ओके, हाफिज। अल्लाह।